हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। हमने मेटल्स देख लिया था। व्हाट इज मेटल्स? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन कैटायन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोला जाता है। और जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जितना जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसी एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? कि वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंटल है वो। क्लियर? तो ये मेटल क्लियर है आपको। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी देख ली थी। अब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर ली थी। ठीक, तो हमने दो प्रॉपर्टीज देख लिया था। मेटल को जब बर्न किया जाता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्स इन एयर। एंड सेकंड देखा था कि व्हाट व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। तो आज हम मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन हमें देखना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट रिएक्शन हमें देखना था रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड की। जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ मेटल जो होते हैं बहुत विग्रसली रिएक्ट कर लेते हैं एसिड के साथ। कुछ मेटल्स जो है वो थोड़े धीमे रिएक्ट करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। और कुछ जो होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक, वो नोबल मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये नोबल मेटल्स है क्योंकि ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों से ही नहीं करते ये रिएक्ट। ओके, तो हम अभी देखते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं डाइल्यूट एसिड में। हम एसिड मेन हम किसको देखते हैं? तीन एसिड हमारे पास मेन है। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो हम सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन ऑफ मेटल reaction of metal with dilute hydrochloric acid। तो जब मेटल dilute hydrochloric acid से रिएक्ट करेगा, when metal reacts with dilute HCl forms metal chloride salt। ये जो मेटल क्लोराइड वहां फॉर्म होगा यही क्या होगा? सॉल्ट होगा। प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज करेगी। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम का। सोडियम जो होता है बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है इसके साथ, और ये जो रिएक्शन होता है वो वॉयलेंट होता है। ओके, तो मेटल फर्स्ट ले लेते हैं हम सोडियम। सोडियम रिएक्ट करेगा किससे? HCl से। और और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। ये जो बना वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। ओके, क्लियर? और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर? बहुत ही इजी इक्वेशन है, बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब वहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, तो सॉल्ट भी किस फॉर्म में बनेगा? क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा। तो मेटल क्लोराइड के फॉर्म में सॉल्ट बनेगा। तो सोडियम है, तो सोडियम से क्या बनने वाला है? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
तो ये यहाँ रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सेम यही रिएक्शन को आपने कहाँ पढ़ा है, चैप्टर 2 में पढ़ा है। ठीक, वहां हमने देखा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, व्हेन मेटल, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, दोनों एक ही है। तो हमने फिर वहां पर सोप सॉल्यूशन लिया था, सोप सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन के जो बबल्स बने हुए थे, जिंक लिया था, जिंक ग्रैनुअल्स, उसमें फिर एसिड लिया था, उसका रिएक्शन कराया था, तो जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी वहां पर, जिसको सोप सॉल्यूशन था, एक्टिविटी की थी ना हमने। तो वही वही सेम रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। क्लियर? तो ये आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पर मेटल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ सोडियम के साथ हमने देख लिया, एक और देख लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। देखते हैं, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, ये 2HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, ये मैग्नीशियम, ये क्लोरीन, मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है 2, क्लोरीन पर 1, ये हो गया MgCl2। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जब भी लिखते हैं तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो ये क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। तो ये सोडियम से कम विग्रस रिएक्शन होता है, मतलब सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है किसी एसिड के साथ, मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम विग्रसली रिएक्ट होता है। फिर और भी मेटल्स देखने वाले हैं हम यहाँ पर। ये क्लियर हो गया आपको, ये आपने नोट कर लिया। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं reaction with aluminium. So when aluminium reacts with hydrochloric acid to form aluminium chloride and releases hydrogen gas, and this reaction is less vigorous than the sodium and मैग्नीशियम, और ये जो रिएक्शन होती है वो सोडियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में लेस विग्रस होती है, मतलब उन वो जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत तुरंत ही रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है उनके कंपैरिजन में लेस विग्रस होता है। ओके, रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर? क्या बनने वाला है यहाँ पर, मेटल क्लोराइड, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड मीन्स वहां पर क्लोरीन प्रेजेंट होगा, ये Cl, एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है 3, तो उसको नीचे लिख दीजिए, क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है -1, ये नीचे लिख दीजिए, क्रिस क्रॉस एल्यूमिनियम और ये Cl3। तो ये बन गया हमारा मेटल क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। तो पहले देखिए रिएक्शन जो है बैलेंस, इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ हमें, क्या करना, 3 कर दें, 3 करेंगे तो भी नहीं होगा। ये हो गया, अब देखते हैं ये 3 और ये 2। तो यहाँ देखिए ये बैलेंस हो गया क्या, रिएक्शन चेक कीजिए जल्दी से। देखिए 2Al 2Al 6Cl3, ओके 3H2, ओके 3H2, तो ये रिएक्शन भी हमारा क्या बैलेंस हो गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम जब एसिड से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, और जो वो फॉर्म होने वाला है सॉल्ट, उस फॉर्म जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट का आपको इक्वेशन, मतलब उस सॉल्ट का इस फॉर्मूला लिखने भी आ गया आपको, क्लियर हो गया ये। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम जिंक के साथ रिएक्शन। Clear? Zinc also reacts with dilute hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen. तो जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फॉर्म तो वही होने वाला है, मेटल क्लोराइड ही फॉर्म होने वाला है, बट यहाँ पर जो इनकी रिएक्टिविटी होगी वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। जैसे सोडियम में बहुत जल्दी रिएक्शन हो रहा था, हाईली विग्रस रिएक्शन था, मैग्नीशियम में उससे थोड़े कम विग्रस था। फिर हमने नेक्स्ट इसके पहले क्या देखा प्रीवियस में, एल्यूमिनियम देखा, तो उन दोनों के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम और धीमे रिएक्ट कर रहा था। फिर ये जिंक में भी बोल रहा है कि
द रिएक्शन occurs less rapidly than that of aluminium, ये aluminium से भी धीमा रिएक्ट करता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी aluminium से भी कम है। यानी अगर आप अभी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, तो देखिए जिंक प्लस HCl क्या बनना है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड बनना है। ओके, तो जिंक क्लोराइड, जिंक और यहाँ Cl। ओके, तो जिंक का कितना होता है चार्ज 2, क्लोरीन पर 1 -1 सॉरी, तो ये ZnCl2, तो ये बन गया हमारा जिंक क्लोराइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसका हम आयरन के साथ देख लेते हैं। ठीक है, आयरन के साथ क्या रिएक्शन होगा इनका, तो आयरन के साथ देखते हैं। आयरन रिएक्ट स्लोली, देखिए स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत धीमा रिएक्शन होता है। स्लोली रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज लेस रैपिड देन दैट ऑफ जिंक, जिंक से भी धीरे रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो Fe प्लस 2HCl इज इक्वल्स टू FeCl2 प्लस H2, तो ये हमारा फेरिक सेकेंड आयरन सेकेंड क्लोराइड हो गया, सॉरी यह बन गया क्या, आयरन सेकेंड क्लोराइड। ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कुछ हमारे पास ऐसे मेटल्स भी हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। तो मैंने बताया था कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हाईली विग्रस रिएक्शन देते हैं, मतलब बहुत रैपिडली रिएक्ट कर लेते हैं मेटल से और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो धीमा रिएक्शन करते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिएक्शन ही नहीं करते। तो ऐसे कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करने वाले हैं डाइल्यूट एसिड से। ठीक, तो यहाँ पर आपको कभी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इतने सारे मेटल्स देखे, कौन कौन से मेटल्स देखे हमने, सोडियम देखा, सोडियम के साथ रिएक्शन देखा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखा, और किसके साथ देखा, एल्यूमिनियम, देन जिंक और देन आयरन। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मेटल्स के नाम दे दिए जाए और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मेटल बहुत रैपिडली जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो बहुत रैपिडली हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर देगा एसिड के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इतने सारे मेटल्स, वहाँ इनसे अलग भी मेटल्स हो सकते हैं, तो ये आपको रिएक्टिविटी मालूम होनी चाहिए, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं रिएक्टिविटी कैसे पता की जाती है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन मेटल विच ऑफ दीज मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो इनमें से कौन सा मेटल एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, या इनमें से कौन सा मेटल बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको पता है कि सोडियम सबसे पहले करेगा, क्यों, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो हमने अभी देखा था, और विग्रसली होती है रिएक्शन और वॉयलेंट भी होती है साथ में ये रिएक्शन। फिर एल्यूमिनियम, देन जिंक। तो सबसे पहले इनकी ये इस तरह से इनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज टाइप की बन गई है कि इनका जो रिएक्शन होता है इनमें सबसे कौन पहले, ये इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जा रही है। तो जो फेरस है वो कम रिएक्टिव है, जिंक उससे थोड़ा ज़्यादा, एल्यूमिनियम और ज़्यादा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा, और सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर, तो आपको ये क्लियर हो गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए ठीक, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा, तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया ही था कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर भी मेटल ने किसके साथ रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, देखते हैं, मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, मेटल सल्फेट
मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है, ये मेन रिएक्शन है जिससे आप उसके बाकी के जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बता सकते हैं उनको। क्लियर? नोट कर लिया आपने? तो हम देख लेते हैं फर्स्ट हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो सोडियम रिएक्ट करेगा किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, H2SO4 फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। ये कैसे लिया है आपने? डाइल्यूट लिया है। तो यहाँ पे आप डाइल्यूट लिख देंगे कि आपने कौन सा एसिड लिया, डाइल्यूट लिया कंसंट्रेटेड, तो डाइल्यूट लिया है आपने। ठीक, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पर? मेटल सल्फेट, मतलब सोडियम सल्फेट बनने वाला है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप? सोडियम और ये सल्फेट। ओके, सोडियम पर चार्ज कितना? +1, सल्फेट पर चार्ज कितना? 2-। ये जो इधर इसके क्रॉस में रहता है उसको उस मेटल के नीचे Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? Na2SO4। ओके, बहुत से बच्चों को फॉर्मूला लिखने नहीं आता और वो याद करते हैं, फिर याद करते हैं तो वो भूल भी जाते हैं और गलत लिख देते हैं। तो इससे बेटर है कि आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि फॉर्मूला को लिखा कैसे जाता है किसी भी कंपाउंड का, और उसको आप फिर फॉर्मूला वहां पर एट ए टाइम बना सकते हैं अगर आपको उनका चार्ज पता है कि उस आयन पर चार्ज कितना है। ठीक, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। क्लियर? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन इक्वेशन जो है वो वहां पर बैलेंस है इक्वेशन। ओके, क्लियर? और देखना है इस पर एग्जांपल्स। सिमिलरली सारे मेटल्स के लिए यही होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। जिंक प्लस H2SO4 क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने? ये जिंक और ये सल्फेट आयन, तो जिंक पर चार्ज कितना? 2, सल्फेट पर भी चार्ज कितना? 2। ये क्रॉस ZnSO4। जब दोनों सेम सेम रहता है तो ये 1 और 1, तो उसको नहीं लिखते। दोनों सेम सेम है तो वो सब समझ सकते हैं कि वो दोनों कैंसिल होके क्या हो जाते हैं? 1 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पर Zn2SO4 नहीं लिखेंगे, ऐसे Zn2SO4 ऐसा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ZnSO4। जब ये भी 2 ये भी 2, तो ये 2:2 मतलब 1:1 के टाइप में है ना, तो यहाँ पर भी ये 1 ये भी 1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो ये कैसा हो गया? ZnSO4। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? जिंक सल्फेट का, जो कि सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस का। क्लियर? ये क्लियर हो गया? सल्फेट के साथ रिएक्शन क्लियर है आपको? ठीक, ये रिएक्शन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आप, रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। HNO3। करेक्ट, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ठीक, तो इस रिएक्शन को, इस टॉपिक को आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे से स्टार बनाकर या जो भी है एक हाईलाइट करके लिखेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। ओके, क्लियर? क्यों नहीं करता वो भी हम देखने वाले हैं। When metal reacts with dilute nitric acid, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। ओके, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां पर इवॉल्व नहीं होती। क्लियर? ये आपको ध्यान में रहेगा कि जब नाइट्रिक एसिड से कोई भी मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये HNO3 होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करना मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड इज अ बीइंग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो HNO3 होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब वो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, बट जो सामने वाला जो मेटल होगा, जो सब्सटेंस होगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर देगा। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर HNO3 क्या करता है?
नाइट्रिक एसिड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरे के में क्या करेगा, ऑक्सीजन का एडिशन करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस वहां पर बनती है उसमें ये क्या कर देता है, एक ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है, जिससे कि वो जो हाइड्रोजन गैस वहां पर बनी हुई होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो when nitric acid act as an oxidizing agent itself get reduced to any of the nitrogen oxides like N2O, NO and NO2, और ये खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना लेगा, N2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेंगे ये, N2O या NO2 या NO, इस तरह से किसी भी नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, समझ आया आपको कि मेटल जब रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्यों इवॉल्व नहीं करता, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस टू वाटर एंड itself get reduced to nitrogen oxides like N2O, NO और NO2। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब वहां दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अपने में से ऑक्सीजन निकाल देगा और कहाँ दे देगा, दूसरे को दे देगा। ठीक, तो ऑक्सीजन का रिमूवल को रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा था, याद है ना आपको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ कि जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता, ओके, ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकली, बट वो हाइड्रोजन गैस HNO3 के गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उस हाइड्रोजन में क्या एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन का, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, जब वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब HNO3 ने इसका तो ऑक्सीडेशन कर दिया, बट खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। HNO3 का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्लियर, और खुद वो रिड्यूस होके क्या बना लेता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक N2O, NO2, NO। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि बाकी दो जो एसिड्स थे, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड जब रिएक्ट कर रहे थे मेटल से तो वहां मेटल सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। बट जब यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड आया तो नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, वहां क्या होता है, H2O बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ओके। तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है। तो हम कॉपर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2, ओके, और ये रिलीज हो जाएगी। क्लियर, तो आपको ये रिएक्शन क्लियर होगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा वहां उसके साथ। ठीक, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है कि जब मैग्नीशियम, हमारे पास दो मेटल्स ऐसे हैं कि जब उन लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो कौन कौन से मेटल है देख लेते हैं। when magnesium and manganese reacts with very dilute nitric acid, hydrogen gas is evolved. This is because very dilute nitric acid does not have strong oxidizing properties and do not oxidize, hydrogen evolved to water। यहाँ पर क्या होता है कि जब मैग्नीशियम और जो मैग्नीज होते हैं वो वेरी डाइल्यूट एसिड, बहुत ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वहां पर वो वाटर का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि जो बहुत ही डाइल्यूट एसिड होता है, बहुत ही डाइल्यूट, एकदम डाइल्यूट एसिड अगर हम ले लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्लियर, तो व्हेन मैग्नीशियम
reacts with dilute HNO3, very dilute, okay, बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 है, तो उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली मैग्नीज के लिए भी होगा कि मैग्नीज Mn प्लस 2HNO3 क्या बनेगा, Mn NO3 होल ट्वाइस प्लस H2, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको ये रिएक्शन, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, एक्वारेजिया, ओके। तो इस एक्वारेजिया का, ओके, एक्वारेजिया ये होता क्या है, एक्वारेजिया आपकी बुक में भी दिया, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है एक्वारेजिया, आपने पढ़ा क्या होता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया इसका एक रॉयल टर्म देखिए कि रॉयल वाटर बोला जाता है इसको, लैटिन में लैटिन टर्म इसका क्या है, रॉयल वाटर बोला जाता है। और आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे बोला जाता है अम्लराज। अम्लराज मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं अम्लों का राजा। क्यों बोलते हैं इसे अम्लराज, तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक। तो व्हाट इज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। तो ये मिक्सचर होता है किसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है किस रेशियो में, इन 3:1, ओके। तो ये मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड एसिड का, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर है। और इस मिक्सचर में किस रेशियो में रहते हैं, ये 3:1, मतलब अगर आपने 30 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो आप 10 ml क्या लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, और उन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो वहां पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो जो सॉल्यूशन होगा, वो मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, एक्वारेजिया होगा, ओके। इट इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग एसिड, बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है नेचर में और फ्यूमिंग एसिड्स होते हैं, ओके। और इसका यूज क्यों किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक। तो हमारे बहुत जो नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड और प्लैटिनम, तो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए इस एसिड का यूज किया जाता है, क्लियर। लेकिन अगर आप गोल्ड और प्लैटिनम को इंडिविजुअली, अगर आप नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो वो वहां पर रिएक्शन नहीं करेंगे, बट अगर आप उन्हें एक्वारेजिया में डिसॉल्व करेंगे तो वो वहां डिसॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। तो aquaresia is a Latin term for royal water. The aquaresia is formed by mixing 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid, clear। तो यह aquaresia क्या होता है, aquaresia एक मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्लियर। तो ये मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, किस रेशियो में, 3:1 में, क्लियर। 3:1 में ये मिक्सचर है। इट इज हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग एसिड होता है, इसका उनको डिसॉल्व करने का यूज किया जाता है। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम जो होते हैं उनको डिसॉल्व करना होगा, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्वारेजिया का यूज किया जाता है, ओके। बट यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं वो इंडिविजुअली नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, तो ये आपको याद होगा अपने जो चैप्टर 1 था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा हुआ था कि जो मेटल जो होता है, मेटल को जब उसके मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ये याद है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी वही रिएक्शन है, यहाँ पे पूरा वही रिएक्शन है, बस यहाँ हेडिंग चेंज हो गई है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट। तो यहाँ जब भी कोई मेटल जो है वो मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है, ओके। और जो मेटल आपने
लिया है, अगर वो रिएक्टिव मेटल होगा तो जो मेटल सॉल्ट होगा उसको वो उस मेटल सॉल्ट से, मेटल सॉल्ट में जो मेटल प्रेजेंट होगा उसको हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, okay, when a more reactive metal is put in the salt solution of the less reactive metal, the less reactive metal is displaced from its salt solution by the more reactive metal. For example, अगर हमने एक मेटल लिया A, ठीक, और एक हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं दूसरे मेटल का B, ठीक, तो यहाँ पर ये जो B और ये A जो है वो मेटल है, तो यहाँ DC एक जो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये मेटल, ए मेटल और ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, जो मेटल है उस मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो जब इस मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में एक हाईली रिएक्टिव मेटल हमने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, ठीक, जैसे यहाँ पर ये पूरा किसका सॉल्यूशन है, बीसी का, मींस जो कोई बी मेटल है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, ओके। यहाँ हमने क्या ऐड कर दिया, ए, कोई दूसरा मेटल ऐड कर दिया, और ए जो है वो हाईली रिएक्टिव है किससे, बी से, ए की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बी होगा वो अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, ए। ए जो है वो सी के साथ मिलके सॉल्यूशन बना लेगा और बी जो है वो अलग हो जाएगा, क्लियर। तो जब भी कोई मेटल जो है वो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या बनता, फिर यहाँ फॉर्म होता है AC प्लस B. So when more reactive metal is put in the salt solution of the less reactive metal, तो जो more reactive metal होता है वो अगर less reactive metal के salt solution में डाला जाता है तो the less reactive metal is displaced, जो कि B हमारा less reactive metal था, तो B is displaced from its salt solution by the more reactive metal A. क्लियर। तो यहाँ पर तो हम इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि ओनली अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सिर्फ जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वही उस किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्लियर। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। आपको याद होगा ये वहाँ ये डायग्राम मैंने वहां पर भी बताया था, ये रिएक्शन, ये जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक, फॉर्मूला CuSO4। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप आयरन नेल डाल देते हैं, मींस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कौन सा मेटल डाला, आयरन मेटल डाला, तो जब आपने आयरन वहां पर ऐड किया, ठीक, CuSO4, उसमें आपने ये आयरन नेल डाल दिया, मतलब आयरन डाल दिया वहां पर। तो आयरन नेल डालने के बाद आप थोड़े ही देर में ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्लू कलर होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। और ये जो आयरन नेल होता है उस पर देखिए यहाँ ब्लैक कलर का और यहाँ पर देखिए ये रेडिश कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का क्यों हो गया, क्योंकि जो आयरन होता है, आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिसकी वजह से आयरन ने क्या किया, कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सॉल्यूशन बना लिया फेरस सल्फेट का FeSO4, और जो कॉपर वहां पर बचा था वो कॉपर क्या हो गया, इस आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। तो ये सॉल्ट जो है, जब मेटल जो है वो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि वहां पर जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। जैसे आपकी क्लास में एक सीधा बच्चा और एक थोड़ा सा शैतान टाइप का बच्चा, रिएक्टिव बच्चा एकदम, और उसको वहीं पे बैठना है जहाँ पे वो शांत वाला बच्चा बैठा है, तो वो क्या करेगा, आएगा, उसको थोड़ा धमकाएगा और उसको उठा देगा उसके जगह से, उसको मतलब उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया उसके जगह से। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो जब लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ओके।
डिस्प्लेस कर देता है और खुद क्या बना लेता है, वहाँ सॉल्यूशन बना लेता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है वहीं पे। जैसे कि यहाँ पर हुआ कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उस पे हमने आयरन नील डाल दिया। आयरन नील डालने से क्या हुआ, सॉल्यूशन बन गया किसका, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर, और कॉपर जो है वहाँ डिपॉजिट हो गया। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक। तो व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स पुट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जब जिंक ग्रैन्युल्स को आप पुट करते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो ब्लू कलर का ही होता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो जिंक होता है वो हाईली मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ऑब्वियस है जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, खुद जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा ZnSO4, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये जो कॉपर है वो जिंक ग्रैन्युल जो होते हैं उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, क्लियर। तो व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स आर पुट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट्स ब्लू कलर फेड्स, ये जो ब्लू कलर होता है वो फेड्स हो जाता है और फाइनली कलरलेस हो जाता है, ठीक, कलरलेस हो जाता है, it then finally becomes colorless. Also a reddish brown coating of copper is observed on the surface of zinc, तो जो जिंक ग्रैन्युल्स होते हैं, इस जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर आपको ऐसा रेडिश ब्राउन कोटिंग आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो कॉपर वहां पर डिपॉजिट हुआ होता है वो जिंक ग्रैन्युल्स के सरफेस पर आकर वहां पर स्टक हो जाता है, उससे चिपक जाता है। ओके, जिंक ग्रैन्युल्स के सरफेस पर ही वो डिपॉजिट हो जाता है, क्लियर। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गया, ठीक। तो आपको ये रिएक्ट क्लियर है। तो अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, ठीक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो इस मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट आप कैसे जानेंगे कि ये कौन सा रिएक्टिव है, ये तो हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया ना रिएक्शन कर करके, बट हम कैसे जाने। तो इसके लिए, इसकी सहूलियत के लिए हमारे पास बनाया गया है एक रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे मेटल्स रखे गए हैं, उन मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिससे कि हमें पता चल पाए कि कौन सा मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और कौन सा मोर रिएक्टिव है। यहाँ हम सीधा रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के नाम दिख रहे होंगे। तो इन मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मींस सबसे पहले जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल रखा गया, उसके बाद अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इस सीरीज में जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते चले जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम, जो पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, टीन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट करने वाला है, मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। जैसे अभी लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा था, किसका एग्जाम्पल देखा था लास्ट हमने, जिंक के लिए देखा था कि जिंक ग्रैन्युल्स को हम किस में डालते थे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते थे। तो यहाँ पर देखिए जो जिंक है वो यहाँ अप साइड पे और कॉपर जो है वो डाउन साइड पे, मतलब जिंक कॉपर के ऊपर पे, ठीक है। तो जिंक क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल हो जाएगा, और जो कॉपर होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जिंक की जो रिएक्टिविटी, इस सीरीज से ही हमें पता चला कि जो जिंक की रिएक्टिविटी वो कॉपर से ज्यादा होती है। ऐसे ही हमने किसके लिए देखा था, आयरन के लिए। आयरन को जब डाला गया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो यहाँ देखिए आयरन नीचे की तरफ है सीरीज में, मतलब ये लेस रिएक्टिव मेटल है, सॉरी कॉपर जो है वो नीचे की तरफ है यहाँ सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक, लेस रिएक्टिव मेटल हो गया। और आयरन कहाँ पे है, देखिए यहाँ है आयरन, तो ये कॉपर के ऊपर में है आयरन, और मतलब दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो अप साइड पे होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो डाउन साइड पे होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर आयरन जो है वो क्या हो गया, लेस मोर रिएक्टिव मेटल हो गया, और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल हो गया, जिसकी वजह से आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से आप बहुत सारे प्रोडक्शन कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं। अगर वो
जो मेटल लिया है आपने, वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में अप साइड पे है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स या मोर रिएक्टिव मेटल्स की तरफ है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे और वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। बट कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है जिसमें इस टाइप से दे दिया जाता है, ठीक, जैसे गोल्ड को डाल दिए आप, फिर कॉपर से गोल्ड को डाल दिया आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर है वो तो खुद, कॉपर और गोल्ड में देखिए दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर गोल्ड के ऊपर पे है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आई होप समझ आ गई होगी कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो मेटल के डिक्रीजिंग, मेटल की जो रिएक्टिविटी उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं यहाँ पर मेटल्स को। और वो जो मेटल्स होते हैं जो अप साइड पर होते हैं, जैसे ये जो ऊपर की तरफ होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी रहेगी ना अगर आएगा तो। क्लियर, तो देख लेते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक सीरीज है जिसमें मेटल्स का सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि उनके जो जो भी मेटल जो होता है वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। क्लियर, तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके बेसिस पर एंड देयर रिएक्टिव नेचर एंड मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्लियर, so the metals that are placed above the hydrogen are called most reactive metal like sodium, magnesium, calcium, and the metals that are placed below the hydrogen are called less reactive metal, for example copper, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो ये सारे क्या नोबल मेटल्स होते हैं। क्लियर, रिएक्टिविटी सीरीज समझ आ गई आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम देखेंगे नॉन मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं हम, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये दो जो प्रॉपर्टीज थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।